हेलो स्टूडेंट। मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा इसमें, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे यूज ऑफ इजारम के नाम से भी जानते हैं। तो पहचान पहले लिखिए। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हो अथवा होता है, होते हैं आदि। आदि वर्ड या शब्द आते हैं, शब्द आते हैं तथा मुख्य क्रिया का इस टेंस में प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। अब हेडिंग डाल दीजिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में पहले हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो डाल लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यूज ऑफ इजारम को पढ़ रहे हैं हम। तो यूज ऑफ इजारम या प्रेजेंट टेंस, तो इस प्रेजेंट टेंस में खास पहचान इसकी होती है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या तो है, हूं, हो अथवा होता है, होती है आदि वर्ड या शब्द मिलते हैं। जैसे कि सूर्य गर्म होता है, पृथ्वी गोल होती है, राम चतुर है, इस तरह के वाक्यों में होता है या है आ रहे हैं, तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस के होते हैं। लेकिन इन टेंसों में मुख्य क्रिया का बिल्कुल जिक्र नहीं होता है। तो मुख्य क्रिया का यहाँ पर जिक्र नहीं है। दरअसल मुख्य क्रिया यहाँ पर बी ली गई है और बी के ही रूप है कौन से, इज, आर और एम। तो इज, आर, एम है जो कि बी के ही रूप हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बनाने के लिए, सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम और कॉम्प्लीमेंट। अब आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। और ये पूरक जो शब्द है वो वाक्य को पूर्ण करने या वाक्य के भाव को पूर्ण करने में प्रयुक्त होता है। और ये हमारा पूरक है वो नाउन हो सकता है, या तो संज्ञा हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। नाउन फ्रेज, फ्रेज मीन्स होता है उपवाक्य, तो नाउन या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो सकता है या स्थान का, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, तो उसमें एक अच्छा लड़का है, तो एक अच्छा लड़का एक नाउन फ्रेज है। ऐसे ही एडजेक्टिव हो सकता है कि राम मोटा है, तो राम मोटा। अब मोटा तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है राम की कि मोटा है। या फिर एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर जो वर्ब दी गई है इज, आर, एम,
ये इज आर एम लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब, यानी पूरक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखें। हेल्पिंग वर्ब वहां पर प्रयोग होती है जहां पर मेन वर्ब का प्रयोग होता है, वहां पर इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इज आर एम को क्या बोलेंगे हम? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक क्रिया। पूरक क्रिया। इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आता है। बहुत सारी किताबों में ये गलत दिया होता है, वहां पर दे देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। किसके साथ होता है? सकर्मक। और जहां पर मुख्य क्रियाएं, और यहाँ तो मुख्य क्रिया का जिक्र ही नहीं है, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो सूत्र लिखने समय भी आपको याद रखना चाहिए कि सूत्र इस तरह से ही लिखें। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किसके साथ में हम इसका जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए किसके साथ इज का यूज होगा। तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? इज का। अब ये सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन्स क्या है? जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो वो सिंगुलर नाउन। ही मीन्स वो है, सी मीन्स वो है और इट मीन्स वो है। ही किसके लिए? पुरुषवाचक है, और सी स्त्रीवाचक, और इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु या व्यक्ति के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है यू प्रोनाउन आ जाए या वी आ जाए या फिर दे आ जाए। एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन वह नाउन होती है, प्लूरल नाउन वह नाउन होती है जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो। ठीक है, तो जिससे एक से अधिक का बोध होता हो, तो प्लूरल नाउन के साथ में क्या प्रयोग करेंगे हम? आर का प्रयोग करेंगे, आर का। और थर्ड नंबर पर आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। ये बात पता होनी चाहिए आपके लिए। तो जैसे मैं कुछ यहाँ पर उदाहरण देता हूं या एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, किसी वाक्य में सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम कौन या किसने से प्रश्न करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं पूछा कौन एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो मैं यहाँ पर किसकी अंग्रेजी लगाऊंगा? सर्वप्रथम कह रहा है सूत्र में कि सब्जेक्ट लाइए, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम। उसके बाद राम सिंगुलर नाउन है। राम क्या है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे सिंगुलर वर्ब राम के साथ क्या आएगी? इज। और ये जो शेष बचा तुम्हारा, उसके बाद कह रहा है इज आर एम के बाद में कॉम्प्लीमेंट लेके आइए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक अच्छा लड़का है, ये पूरा है कॉम्प्लीमेंट। ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। दूसरा, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तो यू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यू के साथ क्या आएगा? आर। यू के साथ क्या आएगा? आर, तो यू आर। और एक अच्छे खिलाड़ी, तो ए गुड प्लेयर, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ए गुड प्लेयर। तीसरा देखें, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो कौन एक अध्यापक है? मैं। तो मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या आता है? एम। आई के साथ क्या आता है? एम। और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो भाई कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक अध्यापक, तो ए
टीचर, ए टीचर। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सूर्य गर्म होता है। अब मैंने बताया था कि ये भी वाक्य में पीछे मिल सकता है, में होता है, होती है, होते हैं, तो इस वाक्य में होता है, होती है पहचान, तो ये भी प्रेजेंट टेंस का ही है। द सन, द सन, और सूर्य सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, ठीक है, तो इज। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, गर्म, तो हॉट। पांचवा उदाहरण देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी गोल होती है, तो द अर्थ इज राउंड। तो यहां पर देखा कि अगर राम सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ सिंगुलर इज का प्रयोग हुआ, यू के साथ में किसका प्रयोग हुआ, आर का, और आई के साथ में एम का। उसके साथ साथ हमने कुछ नाउन्स के भी सब्जेक्ट लिए, उनके साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, इज का, ठीक है, इज आर एम का। तो इज आर एम का प्रयोग किस तरह से करते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में दो चीजें मिल सकती हैं। पहली देखो, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तब, तब सूत्र लिखेंगे या फॉर्मूला, या इसको संरचना भी बोलते हैं। तो इस संरचना के आधार पर ही लिखेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट या फिर नेवर। अगर कभी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करेंगे, और अगर कभी नहीं शब्द नहीं आए तो उसके साथ में नॉट का, और फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह मोटा नहीं है, वह मोटा नहीं है, तो कौन मोटा नहीं है, वह है, तो सब्जेक्ट लगाइए सर्वप्रथम ही। अब ही के साथ इज आएगी या आर आएगी या एम आएगी, तो इज आएगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो उसके साथ क्या करेंगे हम, इज। अब यहां नहीं शब्द दिया है तो नॉट का प्रयोग कर लो, इज नॉट, और मोटा कॉम्प्लीमेंट है, फैट लगा दीजिए। दूसरा, कभी, दूसरा देखिए, मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक नहीं हूं, मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक नहीं हूं। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा एम नॉट, आई एम नॉट। अब देखो यहां पर कह रहा है कि सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एम, और फिर नॉट नहीं है। तो अब कॉम्प्लीमेंट देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट यहां से लेकर यहां तक है पूरा, अवकाश प्राप्त अध्यापक, तो ए रिटायर्ड, रिटायर्ड टीचर, ए रिटायर्ड टीचर। तीसरा उदाहरण देख लीजिए जिसमें कभी नहीं शब्द आएगा, झूठा आदमी, झूठा आदमी कभी भी विश्वसनीय नहीं होता,
विश्वसनीय नहीं होता। तो झूठा आदमी कभी भी विश्वसनीय नहीं होता है। तो कौन विश्वसनीय नहीं होता है? तो झूठा आदमी। तो ए लायर सब्जेक्ट हो गया, ए लायर। अब इसमें आया है कभी नहीं। क्या आया है? कभी नहीं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का। लेकिन झूठा आदमी सिंगुलर नाउंस है तो इज नेवर प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इज नेवर, इज नेवर। तो ए लायर इज नेवर। अब क्या है? विश्वसनीय नहीं होता। तो विश्वसनीय के लिए क्या लेंगे? रिलिएबल। रिलिएबल। तो झूठा आदमी कभी भी विश्वसनीय नहीं होता। और भी उदाहरण दे सकते हो। तुम बेईमान नहीं हो। तुम बेईमान नहीं हो। यू, और यू के साथ क्या आएगा? आर नॉट डिसऑनेस्ट। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि यदि वाक्य के बीच में नहीं या फिर कभी नहीं शब्द आया हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे? सूत्र ये वाला याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम। अगर नहीं शब्द आया तो नॉट का प्रयोग, और कभी नहीं आया तो नेवर, और प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे वह मोटा नहीं है तो उसके साथ हमने किसका प्रयोग कर लिया? इज नॉट का। मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक नहीं हूं तो इसके साथ आई के साथ क्या प्रयोग किया गया? एम नॉट। तो आई एम नॉट ए रिटायर्ड टीचर। झूठा आदमी कभी विश्वसनीय नहीं होता। तो कभी नहीं शब्द आया तो उसके लिए हमने क्या इसका प्रयोग किया? इज नेवर का। तो ए लायर इज नेवर रिलिएबल। तुम बेईमान नहीं हो तो यू, और यू के साथ किसका प्रयोग किया है? आर नॉट का। तो यू आर नॉट डिसऑनेस्ट।